नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज से लगभग 3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिसमें बताया था कि किस तरीके से जो कांग्रेस है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, जिसके लिए बार-बार वो ये कह रही है कि अगले 6 महीने के अंदर-अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सरकार गिरने वाली है। देखिए, मैं पहले ही कैवेट दे देता हूं कि सरकार कहीं जाने वाली नहीं है। कम से कम जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ना चाहें कि भाई मध्यावधि चुनाव होना चाहिए। पर अगर प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि पूरा कार्यकाल करें तो निश्चित तौर पर करेंगे। तो ये सरकार तो कहीं नहीं जा रही है, लेकिन सपना देखने की भी रोक नहीं है। तो जो पूरा का पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम है, वो एक सपना उसने एक और पाल लिया, खासकर जब से नेपाल होता है कि भारत के अंदर भी एक जेनजी आंदोलन हमें करके दिखाना है। और मैंने उस वीडियो में साफ ये दर्शाया था कि किस तरीके से भारत के अंदर मल्टीपल फ्लैश पॉइंट्स तैयार किए जा रहे हैं। उसमें से एक लद्दाख भी था कि भैया जब चाहें जैसे चाहें एक मुद्दा अलग अलग रीजन में तैयार करके रखें, जिस स्थिति परिस्थिति के हिसाब से हो उसको एक्टिवेट किया जाए, उसको एक चेहरा दिया जाए और ये दिखाया जाए कि किस तरीके से जो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनकी मांगे नहीं मान रही। और प्रयास यह है कि इन्हें साइमल्टेनियसली तैयार किया जाए ताकि भारत के अंदर भी नेपाल जैसा कुछ हो सके। और इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, एक्टिविस्ट, एनजीओ चलाने वाले, बहुत सारे तथाकथित टीचर, नेता, हर कोई ये हसरत पाले हुए। तो सवाल ये उठता है कि जो आज लद्दाख में हुआ, जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, वो एकाएक हिंसक हो जाता है, तो क्या वो उसी ग्रैंड प्लान का हिस्सा है? क्या वो उसी टूल किट का हिस्सा है क्या? और सवाल ये है कि जो लोग इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनका क्या पाकिस्तान का एक्शन है? खैर, यहां से धर्मशाला का भी एक कनेक्शन निकल के आ रहा है, लेकिन उस पर कभी और बात होगी, क्योंकि अभी उस पर और थोड़ा रिसर्च करना है, डिग इन करना है। लेकिन कुल मिलाकर जो लद्दाख में हुआ वो ऑर्गेनिक नहीं था। मांग जायज हो सकती है, उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से वो मांग रखी गई और जिस तरीके से उसको, नेपाल में भी मांग जेन्युइन थी ना, बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था, बिल्कुल था, लेकिन जिस तरीके से उसका इस्तेमाल अपने एजेंडा के लिए किया, तो सवाल यह है कि लद्दाख में भी वही हो रहा है क्या? एक जेन्युइन मांग को लेकर क्या लोगों ने उसे हाईजेक कर लिया और अपने फायदे के लिए ले रहे हैं क्या? उस पर आज बात होगी। दरअसल लद्दाख के अंदर 10 सितंबर से एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। लद्दाख में बुद्धिस्ट रहते हैं, लेह वाले जो रीजन है, और कारगिल में रहते हैं शिया मुसलमान। तो जो लेह वाला रीजन है, उसमें जो लेह एपेक्स बॉडी है, एक वो संस्था, प्लस जो कारगिल की है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, एक वो संस्था, ये मिलकर एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी 4 मांगे हैं सरकार से। पहली, धारा 370 हटने के बाद जिस तरीके से जो पूर्ण राज्य का दर्जा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो रीजन है उससे चला गया है, अब वो यूनियन टेरिटरीज है। तो जो लद्दाख वाला रीजन है उसके लोग ये कह रहे हैं कि हमें एक फुल स्टेटहुड चाहिए। वो उनकी पहली मांग है। दूसरी मांग ये है कि हमारे यहां एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, हमें 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए। तीसरी मांग ये है कि हमारे यहां एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, जो ये रेगुलेट करे, जो पूरा का पूरा प्रबंधन देखे कि किस तरीके से जो जॉब्स हैं इस रीजन के अंदर, पहले तो लिमिटेड जॉब्स हैं, वो ढंग से उनका प्रबंधन हो, सही लोगों को वो मिले, तो उसके लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए। और जो चौथी और सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि आर्टिकल 244 के तहत, 6th शेड्यूल के तहत, इसको उस 6th शेड्यूल में लेह लद्दाख वाला जो रीजन है उसको डाला जाना चाहिए। अब ये 6th शेड्यूल क्या है? ये कहता है कि आप उसे एक ऑटोनोमस रीजन बनाते हैं, उसे कुछ एक्स्ट्रा पावर्स देते हैं, वहां के लोकल लोगों को, लोकल बॉडीज को, वो अपने लिए कुछ अतिरिक्त, जो उनका सोशल स्ट्रक्चर है, जो उनकी इकोलॉजी है, जो उनका पूरा का पूरा हेरिटेज है, उसको संरक्षण करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पावर्स आप उन्हें देते हैं। जैसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आप बनाते हैं, वो तय करेगी कि लैंड यूज कैसे होना है, वो तय करेगी कि सोशल नॉर्म्स कैसे चलने हैं, वो तय करेगी कि इनहेरिटेंस कैसे होना है, ये सब कुछ एक तरीके से वो मैनेज करे अपने लिए। और ये भारत में आसाम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, इन राज्यों को ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो आपकी नेटिव कल्चर है वो सुरक्षित रहे। कहीं ऐसा ना हो बाहर से कुछ लोग आ जाए या सरकार का अतिरिक्त दखल हो जाए, तो उसकी वजह से जो आपका नेचुरल स्ट्रक्चर है वो कहीं खराब ना हो जाए। तो उसके लिए ये चीजें होती हैं और ये उनकी मांग है। इसी को लेकर 10 सितंबर से पूरा का पूरा ये प्रोटेस्ट चल रहा था और एकाएक आज एक बड़े प्रदर्शन के लिए
कॉल होती है, लोग निकल कर आते हैं और वो एकाएक हिंसक हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आग लगाई जाती है, सीआरपीएफ के जो जवान है उनके ऊपर हमला किया जाता है, उनकी जो व्हीकल्स है उनके ऊपर आग लगाई जाती है, उनमें तोड़फोड़ की जाती है, और जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है उसके दफ्तर में आग लगाई जाती है, और एक तरीके से धीरे धीरे हिंसक हो जाता है। और कुछ लोगों की मरने की भी खबर आ रही है, बहुत सारे लोग इसमें घायल भी हैं, और ये सब चीजें चल रही होती हैं। जब ये सब कुछ चल रहा होता है तो अचानक से इसमें कुछ फोटोज निकल के आती हैं कि दरअसल इस पूरे के पूरे आंदोलन के पीछे कौन है। तो एक फोटो जो निकल कर आती है वो निकल कर आती है तेंजिंग शिपांग की। ये काउंसलर हैं अपर लेह से, कांग्रेस के काउंसलर हैं। ये आप उनके देख सकते हैं हाथ में हथियार लेकर किस तरीके से जो प्रदर्शन है उसको हिंसक किया जा रहा है, और इसको जेंजी आंदोलन का नाम दिया जा रहा है। नाम दिया जा रहा है, अरे बड़े जेंजी निकल कर आए हैं साहब, अपनी मांग मान रहे हैं। ठीक है, आपकी मांग हो सकती है, जेन्युइन मांग हो सकती है, लेकिन क्या उसे मानने के लिए हिंसक प्रदर्शन करना है क्या? और उसके बाद ये वही व्यक्ति है जो कुछ समय पहले जब राहुल गांधी जाते हैं लेह लद्दाख के अंदर तो ये उनके साथ दिखाई देता है। जब सवाल उठते हैं कि इस पूरे के पूरे आंदोलन में ये लोग क्या कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो इस आंदोलन के पीछे खड़े हुए थे वो पीछे हटने लगते हैं, कहते हैं नहीं नहीं साहब, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, और ये है और वो है। इसमें एक बड़ा नाम है सोनम वांगचुक, फुनसुक वांगडू। आपने देखा होगा 3 इडियट्स पिक्चर बनती है फुनसुक वांगडू के ऊपर, वो इंस्पायर्ड है सोनम वांगचुक से। सोनम वांगचुक दरअसल जिस तरीके से अपनी राजनीति लेकर पूरा का पूरा आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले तो 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है, वो फेमस हो जाते हैं। फेमस तो पहले भी थे, 3 इडियट्स पिक्चर आती है तो उससे वो फेमस हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड किस किस को मिलता है और क्यों मिलता है वो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कौन सी संस्थाएं उस अवार्ड को स्पॉन्सर करती हैं और किन लोगों को देती हैं। दरअसल जहां जहां भी उन्हें कुछ लोगों को तैयार करना होता है तो वहां पर उन्हें उनकी प्रोफाइल को बड़ा किया जाता है ताकि लोग उन्हें जाने, सेलिब्रिटी स्टेटस मिल जाए। नेपाल में हुआ था ना, हामी नेपाल एक एनजीओ थी, उसमें भी एक रेमन मैग्सेसे अवार्ड ही था। तो ऐसे ही सोनम वांगचुक भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, इनका भी प्रोफाइल बढ़ाया जाता है। जब सोनिया गांधी चाइना जाती हैं, एमओयू पे साइन करती हैं, उनका बेटा साइन करता है, उसके बाद वो चाइना से भारत आते हैं, और भारत आते ही एक पिक्चर बनती है उसके कुछ साल बाद या उसी दौरान 3 इडियट्स, और किस तरीके से आमिर खान फुनसुक वांगडू का रोल निभाते हैं और पूरे देश में ढिंडोरा पीटा जाता है, भैया ये सोनम वांगचुक से इन्फ्लुएंस्ड है, प्रोफाइल बड़ी की जाती है। वही आमिर खान जिनकी एक मूवी सीक्रेट सुपरस्टार 1000 करोड़ कमाती है चाइना में। यही आमिर खान थे जिन्होंने सत्यमेव जयते जो उनका शो आता था उसमें इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले भारत को, ये सोनम वांगचुक कौन है। तो सोनम वांगचुक इस पूरे के पूरे आंदोलन का चेहरा बन गए। लेकिन 10 तारीख को आंदोलन पे बैठने से पहले 21 अगस्त को एक बड़ा काम हुआ, क्योंकि सोनम वांगचुक बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़ी उनकी एक तरीके से फैन फॉलोइंग है, सब कुछ है, खुद है, ऑर्गेनिक है, बनाई गई है, वो अलग चीज है। दरअसल उन्हें उसी चीज को देखते हुए कि भैया ठीक है आप काम कर रहे हैं लद्दाख के लिए, बहुत अच्छा है, तो उन्हें 134 एकड़ की एक जमीन दी गई थी सरकार की तरफ से, और कहा गया था हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव लर्निंग नाम से 2017-18 के आसपास ये शायद जमीन दी गई थी कि आपको ये इंस्टीट्यूट तैयार करना है, और एक टाइम फ्रेम दिया कि इस दौरान आपको इसके अंदर काम चालू कर देना है साहब। वो काम होता नहीं है, आप नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो सरकार 21 अगस्त को जो ये जमीन है 134 एकड़ ये वापस ले लेती है 21 अगस्त को, और एक उसके बाद लोगों को याद आता है अरे साहब हमारी तो 4 मांगे थी लद्दाख के अंदर, हमें तो स्टेटहुड चाहिए था, पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए था, 2 सीटें चाहिए थी, 6ठे शेड्यूल में आना था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आंदोलन अभी का है, ये आंदोलन पुराना है, 2-3-4 साल से ये चल रहा है, लगातार बीच बीच में मांग उठती रहती है। लेकिन अचानक से फास्ट एंड टू डेथ वाली स्थिति है, आमरण अनशन वाली स्थिति है, उसके लिए लोग 10 तारीख से बैठ जाते हैं। ठीक है साहब बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कहती है कि ठीक है आप बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, और एक डेट तय होती है 6 अक्टूबर की। आइए साहब बात करते हैं 6 अक्टूबर को कि क्या क्या इसमें से मांगे हो सकती है। 2 ऑलरेडी सरकार एक्सेप्ट कर चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, कि भैया 2 एमपी की सीट होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बाकी 2 है स्टेटहुड और 6th शेड्यूल वाला, वहां पर दिक्कत यह है कि जिस तरह का सेंसिटिव एरिया आज लद्दाख का है,
जिस तरीके से गलवान यहां हो चुका है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना की तरफ से उस एरिया में बनाया गया है, तो उसको देखते हुए ये एरिया काफी सेंसिटिव हो जाता है। तो सरकार को बहुत सारी चीजों को देखते हुए स्टेटहुड देने से सरकार ने मना नहीं किया है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन हो उस एरिया का, तभी वो स्टेटहुड दिया जा सकता है। और रही 6 शेड्यूल की बात, उसमें कुछ हिंडेंसेस जो सरकार की तरफ से ये आ रहे हैं कि अगर 6 शेड्यूल वहां पे लागू कर दिया जाता, उसके बाद जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है उसकी स्पीड धीरे हो जाएगी, लैंड एक्विजिशन मुश्किल हो जाएगा, रेयर अर्थ के बहुत सारे मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं वहां पर, उनके एक्सट्रैक्शन में दिक्कतें होंगी। तो सरकार के अपने सरकार ये नहीं कह रही कि हम मान नहीं रहे हैं, लेकिन एक बीच का रास्ता निकालना होगा कि इन ये चीजें, ये कंसर्न्स हैं, ये भी एड्रेस हों, और आपका जो नेचुरल कल्चर है, जो आपका कल्चरल हैबिटेट है, वो भी सिक्योर रहे, कोई दिक्कत ना हो। तो उसके लिए सरकार कहती है कि 6 अक्टूबर को आप आ जाइए, लेकिन 6 अक्टूबर तक लोगों को पे रुका नहीं जाता, और आज वो एकाएक आप देखते हैं कि किस तरीके से हाथ से निकल जाता है। उसके बाद जब दिखने लगता है कि भैया चीजें हाथ से बाहर निकलने लगी हैं, तो सोनम वांगचुक साहब कहते हैं, अरे साहब, मैं तो इन लोगों को जानता भी नहीं हूं, मैंने तो आज तक इन्हें देखा भी नहीं है। जिस शहर में आप रह रहे हैं, जहां पर ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है, मुश्किल से 35-40 हजार लोग वहां रहते हैं, और आप एक बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो आप निश्चित तौर पर, आपका पब्लिक स्फेयर भी बड़ा है, आपकी पब्लिक डीलिंग भी बड़ी है, आप ज्यादातर लोगों को जानते होंगे, देखते होंगे अपने डेली में, बहुत सारे लोग आपसे मिलने भी आते होंगे, और आप ही कह रहे हैं मैंने उन्हें देखा भी नहीं। आप ही कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस का तो इन्फ्लुएंस ही नहीं है, 5,000 आदमी इकट्ठा नहीं कर सकता। कांग्रेस का वार्ड मेंबर जो अपर ले है, उसका जो वार्ड का काउंसलर है, वो वहां पर साफ पिक्चर में दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हैं कि नहीं, वो उसके गांव से 2 लोग बीमार वो हो गए थे इसमें, वो उनकी वजह से अरे उनकी वजह से लेके हाथ में हथियार लेके आएगा क्या उनसे मिलने हॉस्पिटल में? और आप ये कह रहे हैं कि सरकार मुझे इनवाइट नहीं कर रही है। अगर आपको इनवाइट नहीं कर रही है, तो आप इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं क्या? दूसरी चीज, जो लेह एपेक्स बॉडी है और जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, सरकार ने उन्हें इनवाइट किया है कि भैया आइए बात करते हैं, जो संस्थाएं ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज करा रही हैं। अगर उन संस्थाओं ने आपको चूज नहीं किया सरकार से बात करने के लिए, तो आप संस्थाओं से पूछे ना, भैया जो रिप्रेजेंटेटिव है वहां के लोगों के, वो तो ये संस्थाएं हैं, आंदोलन तो इनके नेतृत्व में चल रहा है, तो ये तय करेंगे कि भैया हमारे 5 आदमी, 7 आदमी, 10 आदमी, जो भी सरकार से जो भी मिलने जा रहा है, कि वो कौन कौन होंगे, वो तो ये तय करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार हमें बुलाना ही नहीं चाहती है। दरअसल खुन्नस ये है कि भैया वो मेरी 134 एकड़ जमीन क्यों ले ली? और जिस तरीके से ये व्यक्ति पूर्व में भी सवालों के घेरे में रहा है, यही वो व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए। यही वो व्यक्ति है जो राम और सीता पे जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां की, मैं शायद यहां कर भी नहीं सकता हूं। यही वो व्यक्ति है जो ये कहता है कि भैया अग्निवीर का जो प्रोग्राम है ना, उससे जो सेना है उसके जवानों का मोरल लो होता है। यही वो व्यक्ति है जो मोहम्मद यूनुस को गले लगाता है। एक नोबेल प्राइज विनर है, एक रेमन मैग्सेसे अवार्ड विनर है। देखिए, मैं कोइंसिडेंसेस बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा ये देशद्रोही है, कुछ है, सो अलग चीज है। मैं बता रहा हूं कि क्या प्रोफाइल रही है इस व्यक्ति की। अब ये पब्लिक तय करे कि भैया चीजें कहां जा रही हैं। एकाएक ये आंदोलन किस तरीके से खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी कुछ महीने पहले वहां जाते हैं, वो भी सबने देखा। उसके बाद उन्हीं के काउंसलर पूरी के पूरे हिंसक प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं, वो भी हम देख रहे हैं। जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहा है सोनम वांगचुक, वो किस तरीके से मोहम्मद यूनुस से मिलता है, किस किस तरह के बयान है पूर्व में। और भाई साहब इसी साल फरवरी के अंदर पाकिस्तान भी गए थे। यह है पाकिस्तान कनेक्शन इस पूरे के पूरे कार्यक्रम का। वहां पर एक क्लाइमेट चेंज ब्रीथ पाकिस्तान, जो डॉन मीडिया है ना, डॉन अखबार आता है, वो बहुत बड़ा अखबार है। भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया है, कुछ इस तरीके से जो बड़े बड़े अखबार हैं, ऐसा ही वहां का डॉन न्यूज है। तो जो डॉन मीडिया है उसने ब्रीथ पाकिस्तान नाम से एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था, जहां पर भाई साहब पैनलिस्ट थे। 6 फरवरी को ये वहां पहुंचे थे। तो आप ही देखिए, जो एक एडवर्सरी है कंट्री हमारा, वहां आप पहुंच रहे हैं, और आप वहां जाकर और क्या क्या होता है ऐसे प्रोग्राम में, तो एक तरीके से कवर अप होता है ना, और क्या चीजें हो सकती हैं और क्या चीजें हुई होंगी, ये तो सोनम वांगचुक ही बता सकता है। और मेरा सवाल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में उन लोगों से भी है जिन्होंने क्लियरेंस दिया वांगचुक के पाकिस्तान ट्रेवल के लिए।
और मेरा सवाल सरकार से और विदेश मंत्रालय से यह है कि भैया आप चेक करें कौन अधिकारी हैं जो ऐसे लोगों को ऐसे सेंसिटिव कंट्रीज में जाने के लिए, ऐसे सेंसिटिव सिचुएशंस में जाने देते हैं कॉन्फ्रेंस के नाम पर। तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए देखिए, जो भी कुछ हो रहा है लद्दाख के अंदर, निश्चित तौर पर ये सामान्य तो नहीं है। हाँ, मांग है, जायज मांग है, पूर्ण होनी चाहिए, बीच का रास्ता निकलना चाहिए, मना नहीं कर रहा हूं। स्टेटहुड राज्य को मिलना चाहिए। अगर उनकी 6 शेड्यूल की मांग है, उस तरीके से अपने कल्चर को उन्हें प्रिजर्व करना है, मांग है, जेन्युइन है, पूरी होनी चाहिए। सरकार के कंसर्न है, उसको देखते हुए बीच का एक रास्ता निकलना चाहिए, नेगोशिएशंस होनी चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या उसके लिए हिंसक होगा? क्या उसके लिए आप एक जनजी आंदोलन का नाम दिया जाएगा? और बहुत सारे यूट्यूबर्स उसके एक तरीके से साथ उतर गए हैं कि नहीं साहब, ये तो जब की मांग है और ये तब की मांग है, बीजेपी का मैनिफेस्टो। निश्चित तौर पर बीजेपी का मैनिफेस्टो है, लेकिन ऑप सिंदूर भी हुआ उसके बाद भैया, उसके बाद गालवान हुआ, तो उसके बाद तो बहुत कुछ चेंज हो गया ना कश्मीर के अंदर। एक कंप्लीट सिचुएशन उस एरिया में चेंज हो गई। भारत के अमेरिका से रिलेशन चेंज हो रहे हैं, भारत के चाइना से रिलेशन चेंज हो रहे हैं, डायनामिक्स बहुत तेजी से बदल रहा है। बीजेपी को निश्चित तौर पर ये चीजें देनी है, लेकिन किस तरीके से, किस समय, उसका असेसमेंट भी होना चाहिए, और उस असेसमेंट के बाद चीजें होनी चाहिए। और खासकर जिस तरीके से चाइना के साथ भारत की संबंध बढ़ रहे हैं, तो जो अमेरिकन एजेंसीज हैं वो निश्चित तौर पर भारत में एक्टिव हो गई हैं। और किस तरीके से बुद्धिस्ट लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, और उनका क्या धर्मशाला कनेक्शन है, वो मैं अभी के लिए फिलहाल जनता पे छोड़ देता हूं। और धर्मशाला वाले क्या अमेरिका में कितना जाते हैं, बार बार उनकी वहां पे क्या यात्राएं होती हैं, वो सब चीजें भी अगर आप जोड़ेंगे तो एक ब्रॉडर पिक्चर में देखेंगे तो एक हाईली सेंसिटिव एरिया जो बॉर्डर से लगता है, उसमें अचानक से ये चीजें हो जाती हैं, या ये कहें जो शांतिपूर्ण तरीके से जो चीजें चल रही थी अचानक से हिंसक हो जाती हैं, और उसके बाद पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। और किस तरीके से वामपंथी मीडिया इन लोगों को स्पेस देती है। ये काव्या कर्नाटक नाम से एक लड़की है, यूट्यूब चैनल चलाती है, के कुछ करके है इसका। आजकल नई नए मार्केट में आए हैं, ध्रुव राठी और इन सब के जो जर्मनी वाले हैं ना, उन सब के बाद ये नए नए लोग मार्केट में आए हैं। ये प्रोफाइल बिल्डअप करते हैं, इनका इंटरव्यू लेंगे, मिलियंस ऑफ व्यूज आएंगे, प्रमोट किया जाएगा, और उसके बाद लगेगा अरे साहब आदमी सही तो बोल रहा है, जब इतने लोग पूछ रहे हैं, इतना इंटरव्यू हो रहा है, इतने लाखों लोग देख रहे हैं, कुछ तो बात होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें सरकार की गलती नहीं, सरकार की गलती यह है कि आपने इस चीज को यहां तक एक्सटेंड होने ही क्यों दिया, और 6 अक्टूबर की डेट देने की कोई जरूरत थी, जल्दी से बुलाइए और बात खत्म कीजिए। लेकिन उसका जवाब जो आज लद्दाख में हुआ वो नहीं है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। खैर, इसमें जो भी चीजें निकल कर आएंगी, वांगचुक साहब अब तो हथियार डाल चुके हैं, वो ये कह रहे हैं भैया मुझे आंदोलन नहीं करना, मैं तो पीछे हट रहा हूं और मेरा अब इससे कोई मतलब नहीं है, और मैं लोगों को नहीं जानता हूं, मुझे आउटकास्ट कर दिया है। मतलब एक तरीके से वो पीछे हटने लगे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब चीजें शायद हाथ से बाहर निकल गई हैं। क्योंकि आप जब कुछ करते हैं ना, तो आप सोचते कुछ है और होता कुछ है, तो ऐसा ही होता है, और वही हुआ। खैर, इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी चीजें निकल कर आएंगी, इस पूरे प्रकरण से वो आपके सामने लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।